हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा अपना रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है रोलिंग फ्रिक्शन? एक छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर फिर भी कोई एक आध क्वेश्चन बन सकता है। छोटा सा टॉपिक है और 10 से 15 मिनट में अपन इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ रोलिंग फ्रिक्शन की। देखिए आप, रोलिंग फ्रिक्शन जिसे अपन कहते हैं लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण क्या होता है? तो बात करते हैं रोलिंग वर्ड की। रोलिंग वर्ड का मीनिंग क्या है? रोलिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रोल होना। रोल का मीनिंग है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड रोलिंग। रोलिंग जैसे आप समझते हो ये रोड है, इस रोड पे ये व्हील है आपका, ये इस तरीके का ये व्हील। अब ये व्हील जब आगे बढ़ता है तो आप देखते हो ये रोटेशनल मोशन करता है, इस तरीके से रोटेशनल मोशन, रोटेट होते हुए आगे जाता है, इस तरीके से यूँ चलता जाता है। तो एक ऐसी मोशन करता है रोटेशनल मोशन। तो एक तो आपके पास रोटेशनल मोशन, साथ में अगर आप इसका देखो, इसका ये जो सेंटर है जिसे अपन सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, तो ये जो पूरा जो व्हील है इसका जो सेंटर है, ये सेंटर देखो आगे डिस्प्लेस होता जा रहा है। तो ये जो सेंटर है ये कैसी मोशन करते हुए जा रहा है बताओ? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मतलब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। तो ये वाली जो मोशन है, जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसलेटरी मोशन। और साथ में रोल करते हुए जा रहा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। और दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रही है, रोटेशनल मोशन भी हो रही है, तो ये क्या कहलाता है बताओ? रोलिंग। तो रोलिंग वर्ड का मीनिंग समझ में आया आपके? ये है रोलिंग। बात करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन क्या होता है आप जानते हैं। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये किसी सरफेस पे रखा है। जब इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे इधर पुल करते हो, कोई पी फोर्स लगा के आपने पुल किया, तो पुल करते हैं तो क्या होता है? ये सरफेस और ऑब्जेक्ट की सरफेस दोनों के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट में आता है, और इस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं बताओ? फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के लिए हमेशा ध्यान रखना है, फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज करता है। जब ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो इसकी मोशन का अपोज करेगा। अपोज मतलब इसको आगे बढ़ने से रोकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसके बारे में आप ध्यान दें। पहला पॉइंट तो ऑलवेज अपोजिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मोशन को हमेशा अपोज करेगा, इसकी गति का विरोध करेगा। इसे बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल बोलेंगे। समझ में आया? दूसरी बात, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। क्या होती है नॉर्मल रिएक्शन? ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसका वेट होगा W। W इसका वेट हो गया। वेट कैसे अप्लाई होता है? डाउनवर्ड। और सरफेस पे रखा हुआ है तो सरफेस क्या करेगी? इसको रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। तो रिएक्शन कैसे अप्लाई होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये है एन। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन। बोलो है नहीं? तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है बताओ? ये डिपेंड करता है आपका रोलिंग नहीं, ओनली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस पे बताओ? नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना। और जनरली बेसिक कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन और वेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो n इज इक्वल टू W भी आप कह सकते हो। तो आप यहाँ n की जगह वेट भी अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड म्यू n। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू म्यू n। तो म्यू क्या है यहाँ पे? म्यू एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और म्यू को हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो म्यू यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, घर्षण गुणांक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है बताओ? फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। और आप नॉर्मल रिएक्शन की जगह वेट भी लिख सकते हो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और वेट इक्वल होते हैं बैलेंसिंग कंडीशन में। तो
कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला हुआ फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट कोई यूनिट नहीं होती, फोर्स की यूनिट और वेट की यूनिट सेम होती है तो ये कैंसिल हो जाती है, होती है नहीं। तो मैंने आपको एक रोलिंग वर्ड का मीनिंग बताया और एक फ्रिक्शन का मीनिंग बताया। अब दोनों को एक साथ लेते हैं, एक साथ लेंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन की अगर बात करें तो लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण में क्या है कि देखो ये आपके पास रोड है, इस रोड पे जब कोई व्हील, बात करें व्हील की, जब कोई व्हील यहाँ पे रोलिंग मोशन करेगा इस तरीके से, यूं और यूं, आगे भी जाएगा और रोटेशन भी करेगा, तो रोलिंग मोशन कर रहा है। मान लो आप P फोर्स अप्लाई करके आप इसको पुल कर रहे हो, खींच रहे हो आगे की तरफ, तो रोलिंग मोशन करते हुए जा रहा है। तो जब ये रोलिंग मोशन करता है तो यहाँ पे ये रोड और ये जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों की सरफेस के बीच में यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट में आता है, जिसको मैंने FR से रिप्रेजेंट किया, FR से, है ना, FR से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको बोलते हैं अपन रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स या फिर रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी मोशन का अपोज करेगा, करता है नहीं, इसकी मोशन का अपोज करता है। कैसे, जैसे अपन कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल चलाने के बाद यदि एक्सीलेटर बंद करते हैं, चलते हुए व्हीकल में चाबी घुमा के व्हीकल को बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे आप देखते हो वो गाड़ी क्या है, ऑटोमेटिक रुक जाती है। रुकती किसकी वजह से, कि ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो इसकी मोशन का अपोज करता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ अप्लाई होगा। अब जैसे मान लो इस व्हील का वेट है, वेट किधर होगा, डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन किधर होगी बताओ, अपवार्ड। वेट डाउनवर्ड होगा और नॉर्मल रिएक्शन किधर होगी बताओ, अपवार्ड होगी। वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवार्ड, ठीक है। और ये पुल फोर्स है जिससे आगे खींचा, तो बैक साइड में क्या अप्लाई होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पहली बात तो क्या आपको ध्यान रखनी है कि ये मोशन का अपोज करता है। दूसरा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। थर्ड पॉइंट वही है कि ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है बताओ, नॉर्मल रिएक्शन और वेट, क्योंकि ये बैलेंसिंग कंडीशन में दोनों इक्वल होते हैं। तो आप नॉर्मल रिएक्शन भी लिख सकते हो और वेट भी लिख सकते हो। जब प्रोपोर्शनल साइन यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा म्यू, और म्यू के साथ मैंने आर जोड़ दिया, आर लगा दिया, तो इसका मीनिंग क्या है, रोलिंग कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन के लिए ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, कॉफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन का, ठीक है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट पॉइंट देखो आप, फर्स्ट पॉइंट, ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन हो, चाहे रोलिंग फ्रिक्शन हो चाहे स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया। जैसे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग ऑब्जेक्ट रख लो, ये वाला ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, अलग अलग शेप में ऐसे रख लो, तो कॉन्टैक्ट एरिया क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। ऐसे किया तो ये पूरा कॉन्टैक्ट एरिया आएगा, ऐसे रखा तो कॉन्टैक्ट एरिया केवल ये सर्कुलर आएगा। तो जो ये फ्रिक्शन है वो कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये केवल किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे रख दिया, चाहे फिर ऑब्जेक्ट को ऐसे आपने वर्टिकल रख दिया, दोनों केस में वेट क्या रहेगा बताओ, सेम रहेगा, या नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगी बताओ, सेम रहेगी। तो ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, कॉन्टैक्ट एरिया क्या होगा, अलग अलग, तो कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा बात करते हैं ये फ्रिक्शन के लिए, चाहे रोलिंग हो चाहे स्लाइडिंग हो। दूसरा आपको याद रखना है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो ज़्यादा होता है किससे बताओ, रोलिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रोल कराना आसान है बजाय स्लाइड करने के, ये आप भी जानते हो, व्यवहारिक है। जनरली आप देख सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं या फिर उसे रोल करके ले जाएं, तो रोल कराना आसान होता है। क्यों होता है आसान, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में यहाँ देखो आप, पॉइंट कांटेक्ट होता है, केवल पॉइंट कांटेक्ट होता है, समझ में आ रहा है नहीं? तो रोलिंग फ्रिक्शन पॉइंट कांटेक्ट होता है इसलिए। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में बताओ, रोलिंग फ्रिक्शन के कंपेयर में। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए हम क्या है, चीज़ों को रोल कराते हैं। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, व्हील, डिस्कवरी ऑफ व्हील, ये रोलिंग फ्रिक्शन पे बेस्ड है। क्यों, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, थर्ड, जो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट के या फिर नॉर्मल रिएक्शन के, वेट और नॉर्मल रिएक्शन के, वेट और नॉर्मल रिएक्शन के। फोर्थ आपको ध्यान रखना है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है, रोलिंग फ्रिक्शन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 रेडियस के, 1 रेडियस, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, या तो ऐसे कह दो, या प्रोपोर्शनल होता है 1 रेडियस के। रेडियस कौन सी? ये जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है, इस ऑब्जेक्ट की रेडियस, ये वाली रेडियस। तो ये रेडियस जितनी ज़्यादा होगी रोलिंग फ्रिक्शन उतना क्या लगेगा बताओ? कम लगेगा। तो ऑब्जेक्ट की जो रेडियस है वो जितनी ज़्यादा होगी रोलिंग फ्रिक्शन उतना कम लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन का पॉइंट हुआ, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखो स्लाइडिंग और रोलिंग की बात करें, एक तो देखो एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको धक्का मारे तो ये क्या करेगा? स्लाइड। और एक इस ऑब्जेक्ट को देखो आप, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसको धक्का मारे तो ये करेगा रोल। तो आप समझ पा रहे हो ना, रोल कराना आसान है स्लाइड करने की बजाय। करा के देखो आप खुद से, तो स्लाइड करने में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जबकि रोलिंग में ज़्यादा वर्क नहीं होगा। तो ये विशेष ध्यान रखना आपको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बताओ? कम होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है आपके पास, छोटा सा क्वेश्चन, कि आपके पास ये व्हील है, या इसको अपन बोल सकते हैं लॉन रोलर, यू नो लॉन रोलर, जो क्रिकेट मैच वगैरह और उनके क्रिकेट मैच होते हैं क्रिकेट ग्राउंड में, वो लॉन को प्लेन करने के लिए काम में लेते हैं, बड़ा सा हैवी सा रोलर जो होता है। तो इस तरह का ये रोलर है। तो आप मुझे बताओ इसको पुल करना आसान है या पुश करना आसान है? एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और इधर से देखते हैं अपन। देखिए आप, मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आपके सामने कि एक आपके पास ये रोलर है, इस रोलर को सिलिंड्रिकल है ये, बैक साइड में, ये अपन साइड व्यू देख रहे हैं। तो इस रोलर को बताओ पुल करना आसान है या पुश करना आसान है? तो देखो अपन बात करते हैं, एक बार तो इसको पुल करके देखते हैं, ऐसे ये P फोर्स अप्लाई किया, पुल कर रहे हैं। एक बार हमने इसको पुश करके देखा, ऐसे P फोर्स अप्लाई किया, पुश कर रहे हैं अपन। अब बताओ पुशिंग आसान है या पुलिंग आसान है, ये आपको पता करना है। तो बड़ा आसान तरीका है, देखो आप, वेट अप्लाई होगा डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड होगी अपवर्ड, क्लियर है। जब ये आगे जाएगा तो रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा बैकवर्ड, सही, पीछे की तरफ अप्लाई होगा, क्लियर है नहीं? अब आप देखो ध्यान से, इसी की बात करता हूँ। इस पे देखो वेट कहाँ अप्लाई होगा? डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन होगी अपवर्ड, और ये रोलिंग फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इससे समझते हैं, इससे यहाँ मान लो कि अपन ने इसको थीटा एंगल पे, ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल मतलब ये जो अप्लाइड फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे, तो इसके आप कंपोनेंट करें, ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा? P cos थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा? P sin थीटा, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, बैलेंसिंग में क्या होना चाहिए? ये वर्टिकल फोर्स है, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं? P sin थीटा प्लस n इज इक्वल टू W, P sin थीटा प्लस n इक्वल टू W। तो n कितना आ जाएगा बताओ? W माइनस P sin थीटा, बोलो आया है नहीं? ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये किसके इक्वल होगा बताओ? P cos थीटा के। अब रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगाएं, म्यू आर मल्टीप्लाई बाई एन, नॉर्मल रिएक्शन या फिर वेट, तो इज इक्वल टू P cos थीटा। ये n की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ये वाली, तो म्यू आर मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू रखेंगे W माइनस P साइन थीटा, ये वाली वैल्यू, तो इज इक्वल टू P cos थीटा, ठीक है। आगे आप इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको? आगे सॉल्व करने पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू आर W, ठीक है, P की वैल्यू पता करनी है अपने को, इसको इधर लिखा P cos थीटा, और ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का म्यू आर P साइन थीटा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का म्यू आर P साइन थीटा, बोलो हुआ है ना? यहाँ से आप P कॉमन ले लें, P मैंने कॉमन लिया तो ये आपके पास बचा cos थीटा प्लस म्यू आर साइन थीटा, ओके, और इधर हो गया म्यू आर W। अब P कैलकुलेट करें तो P आ गया आपके पास म्यू आर W अपॉन cos थीटा प्लस म्यू आर साइन थीटा, ठीक है।
तो ये हमने P कैलकुलेट किया। P क्या है यहाँ पे बताओ, पुलिंग फोर्स, पुल कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया, पुलिंग फोर्स आया है ना, पुलिंग फोर्स ही आ गया। इसी तरह जब आप यहाँ पुशिंग फोर्स, जैसे आप देख लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपने पुश किया हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, अब आप इसके कंपोनेंट कर लें और इसको इसी तरह जब सॉल्व करेंगे तो जो पुशिंग फोर्स आपके पास निकल के आएगा, पुशिंग फोर्स, तो पुशिंग फोर्स आपके पास निकल के आएगा P इज इक्वल टू म्यू आर डब्लू अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा। ये अब आप देख पा रहे हैं, ये पुशिंग फोर्स है, ये पुलिंग फोर्स है। पुलिंग फोर्स में नीचे प्लस आ रहा है, प्लस, पुशिंग फोर्स में नीचे माइनस आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू कम है तो पुशिंग फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू ये ज़्यादा है, प्लस साइन है, ये ज़्यादा है तो पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो बताओ, पुलिंग करने के लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है और पुशिंग करने के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो अपन किसकी बात करेंगे, मतलब कौन सा ज़्यादा सस्टेनेबल हो गया, पुलिंग ज़्यादा सस्टेनेबल हो गई। इसलिए किसी भी रोलर को या फिर इस तरह के ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान है, पुश करना मुश्किल है। बाकी ये जो मैंने आपको समझाया डेरिवेशन वगैरह, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस सीधे सीधे कॉन्सेप्ट याद रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को पुल करना है, पुश करना आसान है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, छोटा सा टॉपिक था ये ध्यान रखिएगा।